ASF के एक एहलकार से मैंने कर्नल रहमान के बारे में पूछा तो उसने जवाब देने से पहले चुभती हुई नजरों से मेरा जायजा लिया, फिर एक तरफ इशारा कर दिया। कर्नल रहमान ASF का कोई बड़ा अफसर और खासा मारूफ आदमी था। अव्वल खान के हवाले से पर्ची अंदर पहुंचती उसने मुझे बुला लिया। अंदर मुझसे पहले 3 मर्द और 2 औरतें मौजूद थी। कर्नल रहमान के मेज के सामने मुलाकातियों के लिए सिर्फ 5 ही कुर्सियां रखी हुई थी। उसने अपनी कुर्सी छोड़ते हुए मुझे अलग पड़े हुए सोफे पर बैठने का इशारा किया और तेजी के साथ मेरे पास आ गया। अपने चेहरे मोहरे से वो खासा खुश्क और तबंग नजर आता था। मैं एहतरामन दोबारा खड़ा हो गया। उसने आते ही मुझसे तपाक से हाथ मिलाया और किस तमहीद या तारीफ के बगैर पासपोर्ट का मुतालबा कर दिया। मैं काम मसले के लिए आपके चंद मिनट लेना चाहता हूँ। मैंने धीमी आवाज में दरख्वास्त की, आप जिस काम के लिए आए हैं मैं इससे वाकिफ हूँ, आप पासपोर्ट मुझे दे दें। वो पासपोर्ट के अलावा दूसरा काम है, मैंने लिजा कर कहा। अव्वल खान ने मुझसे सिर्फ पासपोर्ट के लिए बात की है। उसकी आवाज में तलखी होत कर आई। आप देख रहे हैं कि मेरे पास आपसे पहले दूसरे लोग भी बैठे हुए पासपोर्ट लाए। उसके रिकॉर्ड की सुई सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट पर अटकी हुई थी। मैंने अचार अपनी अंदरूनी जेब से पासपोर्ट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया और मायूसाना लहजे में कहा, यह मेरा जाती नहीं कौमी काम था। वक्त निकल गया तो कुछ भी नहीं हो सकेगा, मगर आप मसरूफ हैं। कौमी काम? कर्नल रहमान की तेवरियां चढ़ गई। उसने इसरारी तौर पर मजबूती से मेरा बाजू थामा और मुझे साथ लेकर सोफे के एक किनारे पर टिका। फिर उसने उकाबी नजरों से मेरी आंखों में झांकते हुए नीची आवाज में कहा, मुझे मुख्तसर तरीन अल्फाज में बताओ कि क्या मामला दरपेश है। हम लोग एक बदतरीन मुजरिम के पीछे लगे हुए हैं। वह इस वक्त किसी परवाज से फरार हो रहा है। ओह, उसके होंठ एक दायरे की सूरत में सुकड़ गए। तो ये मामला है, वो किस परवाज से जा रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं। मैंने इत्तेफाकन उसे रास्ते में देखा है। इस वक्त वो VIP लाउंज में मौजूद है। उसे रोककर आप मुल्क कौम की बहुत बड़ी खिदमत करेंगे। किसी VIP को परवाज से आप लोड करना एक नामुमकिन सी बात है। क्या वो कोई सरकारी अफसर है? वो एक अमेरिकन दहशतगर्द है जो डिप्लोमेट बनकर यहाँ आया हुआ है। मैंने उसे आगाह किया। कर्नल रहमान की चमकती हुई आंखें लम्हा भर के लिए धुंधला गईं। चेहरे पर मायूसी ने डेरे डाल दिया और वापस मुर्दा आवाज में बोला, सॉरी मिस्टर, डिप्लोमेटिक स्टाफ का मामला बहुत नाजुक और हिसास होता है। इसके बारे में इस्लामाबाद का महकमा खारजा ही कुछ कर सकता है। और आप बता रहे कि वो अमेरिकन डिप्लोमेट है, वैसे तो कोई भी नहीं छेड़ेगा। मेरा फोन हाजिर है, आप चाहें तो इस्लामाबाद में किसी से बात कर सकते हैं। किसी से बात करने का वक्त नहीं रहा, मैंने मायूसी से कहा। इन लम्हात में मेरे ज़हन में झमाका हुआ। मैंने पुरुमीद लहजे में उससे पूछा, आप चंद मिनट के लिए मुझे VIP लाउंज में दाखिल होने की इजाजत तो दिलवा सकते हैं? हो सकता है किसी तरह हमारा काम बन जाए। नहीं, उसने मुझे घूरते हुए सख्ती से कहा, मैं तुम्हें अंदर जाकर उसे हरासा करने की इजाजत नहीं दे सकता। उसने फॉरेन ऑफिस को शिकायती खत लिख दिया तो पूरा सिक्योरिटी स्टाफ मुअत्तल कर दिया जाएगा। आपके मुसल्ला आदमी मेरी निगरानी कर सकते हैं। मैं चंद मिनट अंदर रहकर बाहर लौटाऊंगा। पता नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। वो चलाकर आपसे तुम पर उतरा। अंदर जाकर तुम कौन सा मंत्र पढ़ोगे कि चंद मिनट में तुम्हारा मतलूबा मकसद हासिल हो जाएगा? ये याद रखना कि एयरपोर्ट के ममनू इलाके में तशद्दुद करने वाले या किसी भी मुश्तबा शख्स को ललकार कर गोली मारने के मुकम्मल इख्तियारात से लैस निगहबान चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। मुझे सिर्फ एक सफरी बैग दरकार होगा जिससे यह जाहिर हो सके कि मैं भी इसी के साथ सफर पर निकल रहा हूँ। मैंने अपने ख्यालात को यकजा करते हुए उसे बताया, मैं इसे जानता हूँ, वह मुझे पहचानता है। वो हरगिज मेरा कुर्ब पसंद नहीं करेगा और मुझे देखते ही VIP लाउंज से फरार हो जाएगा। मेरी तजवीज पर वो सोच में पड़ गया। फिर मुतज़ब्ज़ब लहजे में पूछने लगा, इस बात की क्या जमानत है कि अंदर पहुंचने के बाद तुम अपनी इस तजवीज से इनराफ नहीं करोगे? जमानत के लिए इतना ही काफी है कि मुझे अव्वल खान ने आपके पास भेजा है। मैं एक जिम्मेदार और फर्शनाज शहरी हूँ। अपनी किसी हरकत से आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। इनराफ करूं तो मुझे बेदरे गोली मार दी जाए। उसके चेहरे के बदलते हुए तासरात से जाहिर हो रहा था कि मेरी बेबाकाना गुफ्तगू ने उसे मुतासर किया है। वक्त ऐसा आ गया है कि कौमी मफाद के लिए गोली खाना सिर्फ पेशावर सरकारी इदारों का फर्ज बनकर रह गया है। आम शहरियों में कोई कुर्बानी के इस बेलोस जज्बे से सरशार नहीं होता। ये माकूल बात है। उसने मेरा बाजू छोड़कर कहा। फिर पूछा, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया? डैनी। मेरे होंठों से सरसराती आवाज निकली और उसकी आंखें हैर से फैल गईं। वो मेरा हाथ दबाते हुए गर्मजोशी से बोला, अब मुझे पूरा इत्मीनान है। मैंने तुम्हारे बारे में उड़ती उड़ती अफसानवी खबरें सुनी है। तुम्हारा नाम ही तुम्हारे अल्फाज की भरपूर जमानत है। बिगड़ते बिगड़ते बात अचानक समझने लगी। परवाजों के साथ जाने वाले किसी एयर कमांडो का एक सफरी बैग आर्जी तौर पर मेरी तहवील में दे दिया गया। कर्नल रहमान ने ASF के 2 सीनियर अफसरान को मुख्तसर हदायत देकर मेरे साथ कर दिया और तीनों फौरन ही VIP लाउंज की तरफ चल दिए। मुझे देखकर खुशी हुई कि VIP पार्किंग लॉट में रास अल मैडा को लाने वाली दोनों में से कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। वो लोग इस खबीज को अंदर पहुंचाने के बाद बेफिक्र होकर वापस जा चुके थे। ASF के दोनों अफसर अपने इर्द गिर्द अमले को हदायत देने के लिए मुझसे चंद कदम आगे चल रहे थे। मेरे बहरूप को मुकम्मल करने के लिए एक इस्तेमाल शुदा बल्कि नाकारा टिकट मेरे हवाले कर दिया गया था जो मेरे हाथ में था। मैं बोर्डिंग और सिक्योरिटी के मराहिल से गुजरकर लाउंज में दाखिल हुआ तो मेरी उखाबी नजरों ने देख लिया कि रास अल मैडा 2 नशिस्तों वाली एक दूर उफ्तादा मेज के गिर्द बैठा सिगरेट नोशी कर रहा था। सारे मराहिल तय होने के बाद ASF वाले पेशकदमी तर्क करके मेरे पीछे हो गए थे।
मैं एक चक्कर काट कर ऐसे जाविये से रास अल्मेडा के सामने नमूदार हुआ कि उसने फौरन ही मुझे देख लिया। मैं अपने होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ बढ़ता रहा। उसने बुखलाकर अपनी कुर्सी छोड़ दी। कुर्सी पीछे उलट गई और चाय या कॉफी की प्याली मेज पर गिर गई। इस हड़बूंग पर पूरे लाउंज में सनसनी फैल गई। मैं जहां था वहीं रुक गया। रास अल्मेडा के चेहरे के नकूश दहशत और बेयकीनी से बुरी तरह बिगड़ गए थे। उसने बाएं हाथ से ब्रीफ केस उठाया और दाएं हाथ से अपने दिल के मकाम को दबाता हुआ इमदादी डेस्क की तरफ छोड़ पड़ा। वीआईपी लाउंज के संजीदा और गंभीर माहौल में वो वाकया वहशतनाक था। पता नहीं वो हकीकत थी या अदाकारी, मगर मालूम यही हो रहा था जैसे ग्रांडियल रास अल्मेडा पर दिल का दौरा पड़ गया। एक सफेद फर्म वीआईपी को ऐसे कर्मनाक हालात में देखकर सिविल एविएशन का इमदादी अमला तेजी से हरकत में आया और रास अल्मेडा को डेस्क तक पहुंचने से पहले ही संभाल लिया। एम्बुलेंस या टैक्सी लाओ, इसे दिल का दौरा पड़ा है। इसे संभालने वालों में से किसी ने हाँक लगाई। रास अल्मेडा ने पलटकर मेरी तरफ देखा। मेरी जहरीली मुस्कुराहट और गहरी होगी। रास अल्मेडा मेरी तरफ इशारा करते हुए हज़ियानी आवाज में दहाड़ा, सबको रोक दो, कोई मेरे करीब आया तो मैं इसका गला दबा दूंगा। और खाट मेरा दिल, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। सिविल एविएशन वाले बुखलाए हुए अंदाज में उसे नकासी के रास्ते की तरफ ले जाने लगे। वहां मेरा काम खत्म हो चुका था। रास अल्मेडा दिल के दौरे के बहाने बाहर निकलकर फरार हो जाता, मगर मैं बोर्डिंग लाउंज में दाखिल होने के बाद एएसएफ वालों की मदद के बगैर बाहर नहीं निकल सकता था। मेरी नजरों से वो दोनों मेरा मुद्दा समझ गए और एक मर्तबा फिर मेरे आगे चलने लगे। वीआईपी लाउंज से निकलते ही मैंने एएसएफ वालों से कहा, कर्नल रहमान को यहाँ की रुदात बता देना। मैं अपने शिकार के पीछे जा रहा हूँ। इसे कुछ भी नहीं हुआ। ये दिल के दौरे की अदाकारी कर रहा है। मैंने बिला वजह ही उसकी अदाकारी की बात नहीं की थी। इसने जिस अंदाज में लोगों को दूर रखने और अपने बाहर जाने की बात की थी, इससे जाहिर हो गया था कि वो पूरी तरह अपने होशो हवास में था। अगर किसी को दिल का शदीद दौरा पड़ जाए तो वो इस हालत में गिरदोपेश से बिल्कुल ही बेखबर होकर नाकाबिले बर्दाश्त अजियत से गुजरता रहता है। रास अल्मेडा ने मुझे देखते ही वहां से फरार होने की वो तरकीब सोची थी, वरना बोर्डिंग कार्ड ले लेने के बाद वो इतनी आसानी से वहां से फरार नहीं हो सकता था। मैंने पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी बाहर लाने में बहुत तेजी दिखाई। इस वक्त तक रास अल्मेडा एक टैक्सी में सवार होकर वहां से रवाना हो चुका था। यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि सिविल एविएशन के अमले ने इसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजना चाहा होगा, लेकिन इस मकार आजम का मफाद टैक्सी लेने में था। वो टैक्सी ड्राइवर को भारी मुआवजे का लालच देकर बहुत आसानी से अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। एयरपोर्ट की हदूद में मुख्तलिफ फिजाई कंपनियों की गाड़ियों में लासिल्की ट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल आम था। इन इतराफ में आने जाने वाले ऐसे आलात के इस्तेमाल का मुशाहिदा करते रहते थे। इस ज़मन में स्टार गेट तक आने वाली सड़क बहुत महफूज थी। रास अल्मेडा की टैक्सी बर्क रफ्तारी से सड़क पर उड़ी जा रही थी। मैंने अपनी कार की रफ्तार बढ़ाते हुए ऑपरेटर्स निकालकर अव्वल खान से राब्ता करने की कोशिश शुरू कर दी। उसने छूटते ही मुझसे वीरा की सफरी दस्तावेजात की तकमील के बारे में पूछा। कागजात पर लानत भेजो, इस वक्त मैं एयरपोर्ट से रास अल्मेडा का पीछा करता हुआ निकला हूँ। इसकी टैक्सी बहुत तेजी से स्टार गेट की तरफ जा रही है। इस वक्त इसे घेर लिया जाए तो बिल्कुल बेनकाब हो जाएगा। नामुमकिन, फौरी तौर पर कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी आवाज मुतासफाना थी। तुम एयरपोर्ट पर रास अल्मेडा कहाँ से मिल गया? तुम तो वीरा के पासपोर्ट के लिए कर्नल रहमान से मिलने गए थे। लंबी कहानी है, बहुत सी बातें तुमको कर्नल रहमान से मालूम हो सकती हैं। मैं ज्यादा देर तक ऑपरेटर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। बस तुम मेरी कामयाबी की दुआ करते रहो। मुश्किल ये है कि इस वक्त मैं बिल्कुल गैर मुसल्लह हूँ। मौका पाकर रिपोर्ट देते रहना। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। उसकी आवाज में खलूस ही खलूस रचा हुआ था। दोनों गाड़ियों के दरमियान इतना फासला था कि सड़क की गोलाई की वजह से एक मरले पर टैक्सी मेरी नजरों से ओझल होती चली गई। भागने में मेरी गाड़ी का इंजन लाजवाब था, लेकिन रास अल्मेडा को इब्तिदा में फासले की जो बर्तरी हासिल हो गई थी वो मेरी कोशिश के बावजूद खत्म होने में नहीं आ रही थी। मुझे डर ये था कि कहीं वो टैक्सी मेरी नजरों में आने से पहले न मुड़ जाए। कामयाब ताकुब के लिए मेरा यह जानना जरूरी था कि रास अल्मेडा बदहवासी के आलम में अपने ठिकाने का रुख करता है या मुझे धोखा देने के लिए मलेर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ जाता है। सड़क की गुलाई अबूर करते मुझे सुर्ख सिग्नल पर रुकी हुई टैक्सी नजर आ गई। पता नहीं रास अल्मेडा क्या सोच रहा था। सुर्ख सिग्नल पर वो मेरी निगाहों से ओझल था। इसके लिए बेहतरीन मौका था कि वो शहर के बजाय मलेर जाने के लिए बाएं तरफ घूम जाता और थोड़ी दूर जाने के बाद इत्मीनान से वापसी का सफर शुरू कर देता। मेरे पहुंचने से पहले सिग्नल सब्ज हो गया। रास अल्मेडा की टैक्सी शहर की तरफ घूम गई। मुझे इत्मीनान था कि मैं इसका नंबर देख चुका था। अगर ट्रैफिक मेरी राह में हाल न होता तो मैं इसे पकड़ सकता था। सबसे आम बात यह थी कि मुझे रास अल्मेडा की टैक्सी का नंबर तक मालूम था, जबकि उसे यह तक मालूम नहीं था कि मैं किस सवारी में उसका पीछा करने की कोशिश करूंगा। वो बस ताकुब की दहशत से भागा ही चला जा रहा था। शाहराह फैसल पर घूमने के बाद मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। मेरी बेचैन निगाहें आगे जाने वाली हर टैक्सी का जायजा ले रही थी। फिर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। शाहराह फैसल कॉलोनी के लेवल क्रॉसिंग से पहले रेलवे लाइन और सड़क के दरमियान वाक़ कब्रिस्तान की दीवार के साथ वही टैक्सी खड़ी हुई थी जिसमें रास अल्मेडा सफर कर रहा था। मैंने दूर ही से देख लिया कि खाली टैक्सी थी और इसका मुनहनी सा ड्राइवर बाहर खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। मैंने तेज रफ्तारी से गाड़ी उसकी टैक्सी के पीछे ले जाकर रोकी। पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दी। अपनी सरकत से मैं टैक्सी ड्राइवर को खौफजदा करना चाह रहा था। मेरी कोशिश बराबर साबित हुई। सड़क पर टायर रगड़ने की तेज आवाज सुनकर वो फुर्ती से मेरी तरफ पलटा था।
मैं गाड़ी का इंजन बंद करके सुराग से उसके सर पर पहुंचा। वो खौफाना नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। गोरा कहाँ है? मैंने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछा। जल्दी जवाब दो, वो निकल गया तो तुम सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे। मेरी उसकी जिसामत के नुमाया फर्क और फिर मेरे मुंतखब अल्फाज ने उसे मरूब कर दिया। वो झिझक तो बोला, वो टैक्सी से उतर कर अंदर क्या है? उसका इशारा कब्रिस्तान की तरफ था। तो उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वो मुझे यहीं रुक कर इंतजार करने के लिए क्या गया है। किराए के 500 रुपए उसने रास्ते में ही दे दिए थे। फिर तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर मैंने कब्रिस्तान के करीबी दरवाजे की तरफ तोड़ लगा दी। मैं इब्तिदा ही से रास अलमेडा के निकल जाने के इम्कान से परेशान था और वो मेरे मुसल्लत होने के खतरे से खौफजदा था। इसीलिए वो शहर के मारूफ रास्तों पर सफर जारी रखने के बजाय कब्रिस्तान में भाग निकला था। वो गोरों का बनाया हुआ कोई मुसत्ता और खूबसूरत कब्रिस्तान नहीं था। मैं ऊंची नीची और शिकस्ता कब्रों के दरमियान अपना रास्ता बनाता हुआ उस तरफ हो लिया जहां एक छतनावर दरख्त के साए में बहुत से मैले कुचैले हेरोइनची लेटे या बैठे हुए ऊँग रहे थे। रास अलमेडा हेरोइन की गैर कानूनी तिजारत से होने वाले बेअंदाजा माली फायदों की एक आलमी अलामत था। तो वो मैले कुचैले और जरकान ज़दा चेहरे हेरोइन का अजाब छीलने वाले अनगिनत लोगों की तस्वीर थे। कुदरत ने कुछ देर के लिए इन दोनों इंतहाओं को इस कब्रिस्तान में इकट्ठा कर दिया था जहां सिर्फ 2 गज जमीन हर बशर के हिस्से में आती है। जिंदगी भर की गुर्बत व हमारत, सेहतमंदी और बीमारी या तकब्बर और इनकिसार में से कोई वसफ इंसान की आखिरी तकदीर को बदलने की कुदरत नहीं रखता। शाहो गदा आखिरकार मिट्टी में मिलकर फना हो जाते हैं। अभी यहाँ एक लंबा रंग का घोड़ा आया था। वो किधर गया है? मैंने हेरोइनचियों के पास रुककर पूछा। मौत जैसी सर्द और बेरूह आंखों की बहुत सी पुतलियां मेरे चेहरे पर मरकूज होगी। वो अल्लाह तालुकाना अंदाज में मुझे यूं देख रहे थे जैसे मैं मरीख से उतरकर उनकी टोली में पहुंचा हूं। इनमें से कई ने मनमना कर कोई जवाब दिया जो मेरे पल्ले नहीं पड़ सका, मगर एक ने कब्रिस्तान के आखिरी गोशे की तरफ हाथ उठाकर महज इशारे से मेरा मसला हल कर दिया। मैं बदनसीब और अजल गिरफ्तार इंसानों के गौल को उनके हाल पर छोड़कर उनकी दी हुई समत में दौड़ पड़ा। थोड़ी सी मुशक्कत के बाद रास अलमेडा मुझे नजर आ गया। वो मुझसे बहुत आगे था और दीवार के आखिरी सिरे तक पहुंचने वाला था। इसका ब्रीफ केस उसके हाथ में था। वो भागते भागते पलट कर भी देखता जा रहा था। वो बोर्डिंग कार्ड लेने और सिक्योरिटी क्लियरेंस के मराहिल से गुजरने के बाद लाउंज से फरार हुआ था। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो भी मेरी तरह गैर मुसल्लह होगा। वो बिल्कुल बराबर का जिस्मानी मुकाबला था। मेरे लिए उससे बेहतर सिचुएशन पैदा नहीं हो सकती थी। सेटेलाइट की सहूलतों, लासिल्की मवासलात, जदीद तरीन एजादात और मोहलक हथियारों पर हर वक्त दस्तरस रखने वाला रास अलमेडा ऐसा बेसरो सामा कभी नहीं हो सकता था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। चंद सानियों बाद रास अलमेडा कब्रिस्तान की बोसीदा दीवार पर चढ़ा तो उसने मुझे देख लिया और चिल्ला कर कुछ कहा। फासला ज्यादा होने की वजह से उसकी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ सकी और वो दूसरी तरफ कूद कर मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैं दौड़ता हुआ इस शिकस्ता दीवार तक पहुंचा तो रास अलमेडा बुलंदी पर बिछी हुई रेलवे लाइन अबूर करके दूसरी तरफ उतरा था। उसने अपनी दानिश में टैक्सी छोड़कर बहुत ज्यादा अक्लमंदी का सबूत दिया था। वो सोच रहा होगा कि कब्रिस्तान पर करके वो पूरी राजदारी से कहीं भी गायब हो जाएगा, लेकिन मुझे अपने पीछे आता देख कर उसका परेशान होना नागुज़ीर था। पैदल चलकर वो ज्यादा देर तक मेरी दस्तर से बाहर नहीं रह सकता था। शाह फैसल कॉलोनी का इलाका मेरे लिए अजनबी था। मैं सोच रहा था कि रेलवे लाइन के इस पार कोई फहराना होगा जिसमें रास अलमेडा को दूर ही से देखा जा सकेगा, लेकिन पटड़ियों तक पहुंचने से पहले ही मुझे दूसरी तरफ कच्ची आबादी के आसार नजर आने लगे। वो आबादी रेलवे लाइन से इतने करीब थी कि तेज रफ्तार ट्रेनों की आमदो रफ्त से उड़ने वाले संगरेजे इन मकानात पर दिन रात बरसते रहते होंगे। रास अलमेडा रेलवे लाइन अबूर करके उस गुंजान और पुरपीच आबादी में कहीं गुम हो गया था। इस कच्ची आबादी में रास अलमेडा जैसे किसी खुशपोश शख्स का आ निकलना एक गैर मामूली वाकया होता। ये मुमकिन ही नहीं था कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर आबादी में दाखिल होता या वहां से गुजरता चला जाता और किसी को कानू कान खबर न होती। मैंने वहां खेलने वाले चंद बच्चों और कई अफराद से उसके बारे में पूछगिछ की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल सका। मैंने हिम्मत नहीं हारी और रेल लाइन के किनारे किनारे उसकी तलाश का सिलसिला जारी रखा। आखिरकार एक अपाहज औरत ने मुझे बताया कि उसने कुछ देर पहले एक गोरे को करीबी गली में घुसते देखा था। रास अलमेडा को वहां से गुजरे हुए काफी देर हो चुकी थी, फिर भी मैं एक नए अज़म के साथ इस गली में घुस गया। आड़ी तिरछी और तंग गलियों में मुझे मुस्बत शहादतें मिलती नहीं, हत्ता कि मैं आबादी से गुजरकर कॉलोनी के मेन रोड पर निकला। वहां ठेले वालों से पता चला कि पसीनों में शराबूर और बदहाल गोरा एक टैक्सी लेकर बाहर चला गया था। इस आखिरी इतला ने मेरा हौसला पस्त कर दिया। वो रास अलमेडा को ज़ेर करने का सुनहरी मौका था जो बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर सामने आया था। मैंने अपनी पूरी जहानत और तवानाइयों से काम लेकर उस मौका से फायदा उठाना चाहा, लेकिन फिर भी बेनीलो मराम रहा था। मुझे सिर्फ इस बात की तसल्ली थी कि मैंने अपनी जानिब से उसे पकड़ने में कोई कमी या कोताही नहीं की थी। ये उसके मुकद्दर की यावरी थी कि वो एक मरतबा फिर बच निकला था। मुझ में मजीद पैदल चलने का हौसला नहीं था। मैंने वहां से रिक्शा लेकर लेवल क्रॉसिंग अबूर किया और अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं अपनी गाड़ी खुली हुई छोड़ कर गया था, लेकिन इस वक्त खिड़कियों के शीशे चढ़े हुए थे और दरवाजे मुकफ्फिल थे। इस टैक्सी का दूर तक कोई पता नहीं था जिसमें रास अलमेडा ने एयरपोर्ट से वहां तक दौड़ लगाई थी। मैंने नीम दिली से गाड़ी खोली और वहां से वापस एयरपोर्ट की तरफ हो लिया। रास अलमेडा अगर हाथ नहीं आ सका तो कम अज कम वीरा के पासपोर्ट का मसला ही हल हो जाना चाहिए था। कर्नल रहमान को अपने आदमियों से एयरपोर्ट के VIP लाउंज में पेश आने वाले हैरान कुन वाकयात का इल्म हो चुका था। मुझे देखते ही वो खुश हो गया
इस वक्त वो दफ्तर में अकेला था। उसने अपने पीए को हदायत की कि वो कुछ देर तक किसी मुलाकाती को अंदर ना आने दे। फिर मुझसे मेरी भागदौड़ के बारे में सवालात करने लगा। मेरी मुख्तसर सी कहानी ने उसे भी मायूस किया। मुकम्मल तबाही के धाने पर पहुंचकर रास अलमेडा का यूं बाल बाल बच निकलना उसके लिए नाकाबिल फहम था। उसने मुझसे उस खबीस के बारे में सारी मालूमात हासिल करने के बाद वादा किया कि रास अलमेडा ने उसकी ड्यूटी के दौरान में राडनी आर्क बन कर दोबारा एयरपोर्ट का रुख किया तो फौरी तौर पर अव्वल खान को इतला देगा। वीरा के पासपोर्ट पर पाकिस्तानी वीजे की मुद्दत में अगले 3 माह तक का इजाफा हो चुका था। उसने पासपोर्ट मेरे हवाले किया और मैं वहां से निकला। मगरिब के सफर के बारे में वीरा की तरजीहात मेरे इल्म में थी। वो यूरोप के हसीन और पुरफिजा शहरों के मुकाबले में कदामत परस्त लंदन को ज्यादा पसंद करती थी। कर्नल रहमान के दफ्तर से निकलकर मैंने बराह रास्त ब्रिटिश एयरवेज के काउंटर का रुख किया। वहां मुझे पता चला कि इन लोगों ने कराची से लंदन के लिए अपनी हफ्तावार परवाजों की तादाद में खासा इजाफा कर दिया था। अगले दिन की परवाज पर भी नशिस्तें खाली थीं, लेकिन मैं वीरा को इतनी जल्दी अलविदा कहने का ख्वाहिशमंद नहीं था। उसकी वजह से हम लोगों की महदूद मसरूफियात में खासी दिलचस्पियां पैदा होती रहती थी। मैंने 2 दिन बाद लंदन के रास्ते न्यूयॉर्क का टिकट बनवाया और एयरपोर्ट से वापस रवाना हो गया। रास अलमेडा के निकल जाने पर मैं ऐसे डिप्रेशन में मुब्तला हो चुका था कि मैंने रास्ते भर अव्वल खान को इतला देने की जरूरत महसूस नहीं की और सीधा घर पहुंच गया। वीरा अपने पासपोर्ट का इंदराज और टिकट देकर इतनी खुश हुई कि उसे यह ध्यान भी नहीं आया कि मैंने उसे उसकी मर्जी के खिलाफ मजीद 2 दिन के लिए कराची में रोक लिया था। उसने गर्मजोशी से मेरा शुक्रिया अदा किया। मेरी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर उसने गौर से मेरी तरफ देखा और उसकी निगाहों में मेरे लिए हमदर्दी का जज्बा उमड़ा। मैंने फौरन समझ लिया कि वो मेरे चेहरे पर फैली हुई उदासी से गलत फहमी में मुब्तला हो चुकी है। गजाला मुझे अपनी सूरत दिखाकर कमरे में जा चुकी थी। सुल्तान शाह बरामदे के फर्श पर बैठा अपने नाखून तराशने में मसरूफ था। मैं जूते उतारे बगैर सोफे पर नीम दराज था। वीरा कालीन पर मेरे कदमों के करीब बैठ गई। साफ महसूस हो रहा था कि वो बात शुरू करने के लिए मुनासिब अल्फाज यकजा कर रही थी। शायद तुम्हें अफसोस हो रहा है कि मेरी रवानगी का इंतजाम तुम ही को करना पड़ा है। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद उसने नहायत नरमी से पूछा, तुम जिद पर अड़ गई थी तो ये नाखुशगवार फर्ज किसी न किसी को अंजाम देना ही था। कुर्राफाल किसी के बेनाम निकलता, इसे ये काम करके खुशी नहीं होती। हम लोगों ने तुम्हें घर के एक फर्द की तरह कबूल कर लिया था। सच पूछो तो मैं बचपन ही से सेमाब सिफ्त रही हूँ। बहुत तेजी से दोस्त बदलती रही हूँ, कभी ठीक कर एक जगह पर नहीं रही। मैं इतनी मुद्दत से यहाँ पड़े पड़े उकता गई हूँ। तुम सबकी मेहरबानियों के बावजूद मुझे घुटन का ऐसा एहसास होने लगा है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इस घुटन को कोई बड़ी तब्दीली ही खत्म कर सकती है। मैंने अपनी रवानगी के बारे में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बातें की हैं, लेकिन मेरे फैसले का बड़ा सबब अंदर की बेनाम घुटन है। माहौल तब्दील होगा तो ये घुटन खत्म हो जाएगी और मैं लौट आऊंगी। जिमी लॉयड अपनी जिंदगी में बहुत मालदार था। किंग लायंस के नाम से उसकी जहाज रंग कंपनी भी थी। तुम्हें उसके असासों के बारे में भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा। मैंने कसलमंदी से कहा, इसका कुछ भी नहीं था। शी के सारे असासे उसके नाम थे। उसका मरते ही वो असासे शी के नए सरबराह की मलकियत बन गए होंगे। मेरा बाप बहुत ईमानदारी से काम करता था। अगर उसके थोड़े बहुत असासे हों तो मुझे उससे क्या लेना। मैं उसकी जायज औलाद थी, ना ये साबित कर सकती हूँ कि वही मेरा बाप था। मैंने पैसे की कभी परवाह नहीं की। मेरे इस दौरे में रास अलमेडा और डेविड स्टार्स का कोई ना कोई अंजाम जरूर सामने आएगा। इसके साथ आज फिर आंख मचोली हुई है। फर्क सिर्फ इतना था कि आज से पहले वो हमेशा हमारी नजरों से उजल रहा था। आज हम दोनों आमने सामने थे। फिर वो भाग निकला। ओह, उसके मुंह से तहय्युर ज़दा आवाज निकली, इतनी आम खबर तुम अब बता रहे हो? ये आम खबर इस वक्त बनती जब वो मेरे हाथों मारा जाता या कम अज कम जख्मी ही हो क्या होता। वीरा की तहय्युर ज़दा आवाज सुनकर सुल्तान शाह भी आ पहुंचा था। उसने बेतबारी से पूछा, वो हरामजादा तुम्हें कहाँ मिल गया? तुम तो एयरपोर्ट की तरफ गए हुए थे। इसरार की बनाई हुई तस्वीर का कमाल था, वरना आज भी वो निकल जाता और मैं उसे शिनाख्त भी न कर पाता। यह कहकर मैंने उन्हें रास अलमेडा से टकराव की पूरी कहानी सुना थी। ये बहुत बुरा हुआ। वीरा कफे अफसोस मलते हुए बोली, यहाँ से उसकी यकबस्ता लाश का ताबूत अमरीका जाता तो वहां के नस्ल परस्त यहूदियों में सफ़े मातम बिछ जाती। वो खुद भी समझ रहा है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गल सकेगी, इसीलिए वो राजदारी के साथ यहाँ से भाग रहा था। अच्छा हुआ कि तुम उसे ठोकर मारकर एक बार फिर मैदान में ले आए हो। काश इस वक्त वो तुम्हारी कैद में होता और मैं उसे जूते लगा रही होती। इसी वक्त फोन की घंटी बज उठी। वीरा ने रिसीवर उठाया और फिर मुझे थमा दिया। दूसरी तरफ से अव्वल खान मेरी ताज़ा तरीन मुहिम के बारे में जानने के लिए मरा जा रहा था। आखिरी नतीजा उसके लिए भी मायूसाना था। फिक्र मत करो, वो सुलगती आवाज में कह रहा था, आज तुमने उसे पहचाना है, कल से पूरा शहर इसे फरीद को पहचानने लगेगा। हो सकता है कि हम उसे इसी तरह थका कर मार डालें। वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। मैं तल्खी से कहा, वो दाढ़ी रख लेगा, बालों का रंग और स्टाइल बदल लेगा, कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर आंखों का रंग तब्दील कर लेगा। आजकल बहुत कुछ होने लगा है। तस्वीर के अशात उसे चंद रोज से ज्यादा परेशान नहीं कर सकेगी। मालूम होता है कि आज के बेनतीजा भाग दौड़ ने तुम्हारा दिल खट्टा कर दिया है। एक नाकामी पर तुम्हारा यह हाल है तो जरा सोचो कि पै दर पै जख्म खाने के बाद वो किन अंगारों पर लौट रहा होगा। हम भी मुसलसल नाकाम होते चले आ रहे हैं। मैंने कहा, इसके आदमी जरूर मरते चले जा रहे हैं, लेकिन हम उसका बाल भी बीका नहीं कर सके। उसे मोहलत मिली तो अब वो यहाँ नहीं रुकेगा। तुम बिला वजह जज्बाती हो रहे हो। अव्वल खान का लहजा नासिहाना हो गया। इसकी तस्वीर हाथ आने तक हम एक ऐसे साइज से बरसे बेकार थे जिससे हम वाकिफ नहीं थे। वो अपने हुलिये में लाख तब्दीलियां कर ले, हमारी नजरों से नहीं बच सकेगा।
मुझे कर्नल रहमान से रिपोर्ट के इब्तदाई वाकयात मालूम हो चुके हैं। यह बताओ कि वो तुम्हें देखकर क्यों घबरा गया था। उसे तो अभी तक ये ज़ौम है कि उसे कोई नहीं पहचानता। कल जब उसकी तस्वीर छपेगी तो वो हवास बागता होकर अपने बाल नोचने पर मजबूर हो जाएगा। इस पर बहुत जबरदस्त और सनसनीखेज फीचर तैयार हुआ है। अव्वल खान की यह बात वाकई काबिल गौर थी कि मेरा सामना होने पर रास अलमेडा ने इतना शदीद रद्दमल क्यों जाहिर किया। इस वक्त भी वो ये समझता था कि मैं उसे नहीं पहचानता। उसके बुखलाहट का सिर्फ एक ही जवाब हो सकता था कि उसने बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर मुझे अपने रूबरू मौजूद पाया, तो दहशत की वजह से अपने इस्तरारी रद्दमल पर काबू नहीं पा सका। अगर उस मरहले पर सुकून और सरदमेरी का मुजाहरा करके राडनी आर के बना रहता तो मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। परवाज का वक्त हो जाता और वो अपने सफर पर रवाना हो जाता। साबित ये हो रहा था कि हमारे साथ साथ उसका मुकद्दर भी गर्दिश में आया हुआ था। उसने खुद ही अपना बना बनाया खेल बिगाड़ लिया था। तुम बगले के सर पर मोमबत्ती जमाकर उसको शिकार करने की कोशिश करते रहे हो। मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करने का फैसला कर चुका हूँ। मुमकिन है कि मुझे तुम्हारे 2-4 तंदुरुस्त आदमियों की जरूरत पेश आ जाए। आदमी मिल जाएंगे, जरा जहांगीर की भी खैर खबर ले लो। वलीदाद वाले कजिए के बाद मेरे 2 आदमी मुस्तकिल तौर पर उसी के मेहमान बने हुए हैं। अगर वहां जरूरत ना हो तो इन्हें लौट आना चाहिए। अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला दिया, मैं उसे बिल्कुल ही भूला हुआ था। मैं आज ही उसकी खबर लूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें हर किस्म का ताउन मिलेगा, लेकिन कान खोल कर सुन लो कि उजलत या झुल्लाट में तुम कोई अहम काना कदम नहीं उठाओगे। हमें रास अलमेडा की मौत से कहीं ज्यादा तुम्हारी जिंदगी अजीज है। मैंने कहका लगाकर गुफ्तगू का सिलसिला वहीं खत्म कर दिया ताकि वो मुझ पर मजीद चिरा न कर सके।